कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। यदि बेटा भेज दो उसके घर में, पेरेंट्स परेशान हो गए। रात 7 बजे भेज दो। सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके जरार भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलपां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भे सूक्ष्म थोड़ा देना थोड़ा। कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप नमस्कार, चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप कर दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा,
आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल ये जो 7 बजे का सेशन है वह शुरू करते हैं और इसमें हम लोग आज भस्मक रोग के बारे में और डिस्कशन करेंगे और कुछ कुछ नया चीज सीखेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपना लेक्चर शुरू करने के पहले सारे लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं रिक्वेस्ट की भाषा बोल रहा हूँ, कि जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, आयुष दर्पण के लोग, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी जाता है सब जगह, सभी से मैं अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो कोई भी बिना पूछे, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना बताए मेरे क्लिनिक में नहीं आएगा। हाल के दिन में अभी 1 हफ्ते से रोज कोई ना कोई टपक जा रहा है और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हम सर आ गए आपके इधर, आपका हमने गूगल से सर्च किया, हम आ गए, क्योंकि मेरे पापा का हाइपोटेंशन हो जा रहा है, कभी हाइपरटेंशन हो जा रहा है। मुझे पापा पे ध्यान देने को, और कितना भी समझाओ ना कि अभी मैं नहीं मिल सकता, परेशान हूँ, उतना ही ज्यादा और मजा आ रहा है लोगों को। तो ना, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो अगर पढ़े लिखे डॉक्टर हैं आप लोग, पढ़े लिखे, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, तो जानबूझ के कि हमें आपसे मिलना है, जबरदस्ती मिलना है, ये चीज ना करें। मैं अगर आयुष दर्पण को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जबरदस्ती तकलीफ दिया जाए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी से मिलना, कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा कोई नहीं मिलने आएगा मेरे से। ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मेरा चमचागिरी करिए या मुझे गुरु बताइए या मेरे से मिलने आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मिलने कोई नहीं आएगा। मेरे पापा बीमार है, पापा पे ध्यान देने का मेरा वक्त है, और मैं लेक्चर दे रहा हूँ इतने प्रॉब्लम में भी, तो मुझे जानबूझ के कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये मैं 5 मिनट यही चीज बता रहा हूँ, कोई भी मिलने नहीं आएगा मुझसे। अगर जिसको मिलना है तो यहाँ ऑनलाइन मिलिए, मुझे पर्सनली कोई मिलने नहीं आएगा। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग भस्मक रोग के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई अच्छे मन से पढ़ा रहे हैं ना, तो उसको सताना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिए। कल भी मेरे पास कोई आ गए कि हम हरियाणा से आए, परसों भी कोई आ गए, आज भी कोई आ गए, जो टाइम पे मुझे अपने पापा को देना चाहिए वो टाइम पे मुझे उनको एंटरटेन करना पड़ता है, और वो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये बात से। और जब मैं यहाँ बोलता हूँ क्लिनिकल सेशन में कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करिए, तो कोई बात नहीं करना चाहता है। तो ऐसे समाज को मैं क्यों इतना करूं? मैं केवल पढ़ा रहा हूं, मुझे मिलने कोई नहीं आएगा। एक तो घर में प्रॉब्लम चल रहा है और ऊपर से आके जबरदस्ती बिना बुलाए आके, और हम आ गए हैं आपका, आप अब हमारा सेवा करो, हमको देखो, हमसे बात करो, बिल्कुल गलत बात है। बिना पूछे कोई भी नहीं आएगा मेरे पास। चलिए, मैं भस्मक रोग पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने ये पढ़ा है सुश्रुत संहिता में कि जाठराग्नि का 4 प्रकार होता है। तो जाठराग्नि जो है वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब दोषों के साथ वह विकृत हो जाती है तो वात दोष विषमाग्नि हो जाती है। उसमें कभी भूख लगता है, कभी नहीं भूख लगता है। पित्त दोष की वजह से जहां उष्णता तीक्ष्णता और मिलता है पित्त का,
तो वो तीक्ष्णाग्नि होती है, उसमें बहुत ज्यादा भूख लगता है और खाया पिया सब पच जाता है और जल्दी जल्दी पच जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है उसमें। कफ दोष की वजह से मंदाग्नि होता है क्योंकि वहां पे कफ का आवरण हो जाता है। और ऐसे ही सुश्रुत संहिता में बोला है कि वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ से और भी ये होने लगता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में खासकर बोला है, चरक संहिता में तो बोला ही है, सुश्रुत संहिता में बोला है कि वात और पित्त, वायु एक तरह से उसको बहुत ज्यादा संदूषित करता है और पित्त दोष उष्णता तीक्ष्णता से, और उसमें खुद ही तेज महाभूत रहता है पित्त में, तो इसकी वजह से विषमाग्नि नहीं सॉरी भस्मक अग्नि, भस्मक अग्नि तो भस्म कर दे, कोई भी खाया पिया अन्न को या धातुओं को भस्म कर दे, इस तरह का भस्माग्नि हो जाता है। जब हम लोग देखते हैं कि विषमाग्नि क्या होता है, तो सुश्रुत संहिता में ऐसा बताया है कि कभी अन्न पचन होता है, कभी पचन नहीं होता है। तृष्णाग्नि के बारे में बताया है कि खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद तुरंत भोजन किया तो तुरंत ही पक जाता है, फिर से भूख लग जाती है। ठीक है। मंदाग्नि जो, लेकिन वो शरीर को नुकसान नहीं कर रहा है, तीक्ष्णाग्नि वो जल्दी पच जाता है। मंदाग्नि जो होता है कि थोड़ा भी भोजन कर लिया तो वह पचता ही नहीं है, वो अग्नि मंद रहती है, तो वो मंदाग्नि बोला है। तो विषमाग्नि हो गया वायु की वजह से, तृष्णाग्नि हो गया पित्त की वजह से, मंदाग्नि हो गया कफ की वजह से। अब इसमें एक विकृत टाइप की अग्नि होती है जो व्याधि स्वरूप ले लेती है और कभी कभी मृत्यु तक ले जाती है, उसका नाम है भस्मक अग्नि। इसमें और मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो एक बार में 100 चपाती रोटी खा जाते हैं, 70 चपाती खा जाते हैं। मैं एक पेशेंट का फोटो भेजूंगा, उनको इतना साइकोलॉजिकल ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, एक बार में 100 रोटी खा जाती थी और वो इतना वजन उनका बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बेरेटिक सर्जरी करना पड़ा। बेरेटिक सर्जरी में पेट को कट करना पड़ा उनको, और अभी वो पूरा पेट स्टमक को कट कर दिया, तो वो केवल पानी पी के रह रही है। अगर कुछ भी खाना है सॉलिड तो खा नहीं सकती है, उसको पीस के छान के तब लेना पड़ रहा है। और अभी भी उनको अग्नि का वो है ही, फिर से वेट बढ़ ही रहा है। बेरेटिक सर्जरी करने के बाद भी उनका स्टमक का फिर से शेप वैसा ही हो गया है। तो भस्मक अग्नि जो रहता है इसमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और बार बार अन्न खाने का इच्छा होता है, पचन तो हो जाता है लेकिन बॉडी को वो लगता नहीं है, मतलब अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बनता है। और शरीर कभी तो या तो बहुत ज्यादा फूल जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्थूल हो जाता है, या इंसान कृश हो जाता है। तो इसको भस्मक अग्नि बोलना चाहिए, भस्मक रोग ऐसा बोला गया है। अब इसमें भस्मक रोग का कारण सुश्रुत संहिता में क्या बताया है कि अगर, मतलब सुश्रुत संहिता का मैं बता रहा हूँ, उसका रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि अगर किसी ने गांजा का सेवन ज्यादा किया, किसी ने हींग का सेवन ज्यादा किया, गंधक का सेवन ज्यादा किया, ताम्र भस्म का ज्यादा सेवन किया, या फिर कौवे का मांस खाया, या फिर बिल्ली का मांस खाया। देखिए इन्होंने पर्टिकुलर बताया कि उस जमाने में बिल्ली का मांस खाते थे लोग, तो बिल्ली का मांस ज्यादा खाया, कौवे का मांस ज्यादा खाया। और तो इस ऐसे ये सारे मांस जो है ना, बिल्ली और कौवा का मांस, या ताम्र भस्म का ज्यादा सेवन, या गंधक या हींग या गांजा, ये सब क्या करता है कि पित्त को और ज्यादा प्रकोपित कर देता है और उससे तृष्णाग्नि होती है। और कितना भी खाना खाया तो वह पचन नहीं होता है, बॉडी को लगता नहीं है, और अग्नि कंटिन्यू प्रज्वलित रहती है, जैसा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, कंटिन्यू प्रज्वलित रहती है। और यही भस्मक रोग रहता है। इसमें वात पित्त कफ ये जो रहता है, ये वृद्ध, अतिवृद्ध या क्षीण ऐसे हो जाता है, मतलब वायु का वृद्धि रहती है, पित्त अतिवृद्ध रहता है और कफ क्षीण हो जाता है। ठीक है। वात वृद्ध है यहाँ पे भस्मक अग्नि में, पित्त है अतिवृद्ध है और कफ क्षीण है। भस्मक रोग का असाध्य लक्षण सुश्रुत संहिता में क्या बताया है कि जब इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, कितना भी खा लो लेकिन वो पूरा भस्म ही कर देगा और बॉडी को लगेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तृष्णा लगता है पित्त की वजह से, फिर दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, दुर्बलता आती है, और इतना भूख लगती है, इतना भूख लगती है कि अन्न नहीं मिलेगा तो मूर्छा आ जाती है, इंसान बेहोश हो जाता है। और खाना खा लिया तो खाना खाते खाते वो पच जाता है, फिर इतना फास्ट वो पचन क्रिया होती है, तो कभी कभी वो अपने धातुओं को ही पचाने लगती है, अन्न को भी कम पड़ जाता है और बाद में मृत्यु हो जाती है। इतना डेंजरस ये भस्मक रोग रहता है। तो इस पे बहुत सारे अपने मतलब लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि भूत प्रेत घुस गए तो झाड़ फूक करना है, तांत्रिक के पास ले जाना है, इधर ले जाना है, उधर ले जाना है, लेकिन ये आयुर्वेद में भस्मक रोग बोला है। चरक संहिता अगर हम लोग देखते हैं तो चरक संहिता में भस्मक रोग के बारे में क्या बताया है कि जो मनुष्य का कफ क्षीण हो गया और पित्त जो है
वो स्वस्थ स्थान में आके अग्नि को बहुत ज्यादा उग्र बढ़ा देता है। तो वो अग्नि है, उसको वायु का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि समान वायु को अग्नि सखा बोला है, तो समान वायु का सपोर्ट मिलता है, तो वह अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है और उससे बॉडी में, शरीर में रुक्षता उत्पन्न कर देता है। वायु रुक्ष रुक्ष गुण युक्त होता है, वायु और अग्नि को बढ़ाता है, और इतना तीक्ष्णता रहता है इसमें कि खाया हुआ अन्न है वो तुरंत ही पच जाता है। अन्न पचन में जब ये अन्न को पचा दिया तो इसमें उसको तब भी तृप्ति नहीं मिलती अग्नि को, उसको और चाहिए ईंधन, तो वह रक्त आदि धातुओं को भी पाचन करते रहता है। इसकी वजह से दुर्बलता आ जाता है, रोग और मृत्यु हो जाता है। और दूसरा क्या है कि रोगी ने अगर अन्न खा लिया, बहुत ज्यादा अति मात्रा में खा लिया, तो उसको स्वस्थ मतलब हेल्दी फीलिंग होने लगता है। और जैसे ही खाना उसका पच गया, और वो भी इतना फास्ट होता है कि 15-20 मिनट में ही 100 रोटी खाया सब पच जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है और अग्नि और ज्यादा बढ़ते जाता है, तो प्यास लगती है, खांसी आती है और मुंह की स्थिति, मतलब वह क्या करना है क्या नहीं करना यह कुछ समझ नहीं आता है। और खाया हुआ अन्न जो है शीघ्र पचन करने के बाद वह जल्दी जल्दी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबका नाश करने लगता है और भक्षण किया हुआ पदार्थ का उसी क्षण में भस्म हो जाता है। इसलिए जिस तरह से भस्मासुर था, वह किसी पे भी हाथ रखता था तो भस्म हो जाता है, पूरा जल जाता था, उसी तरह से भस्म का अग्नि में कोई भी खाया पिया है पूरा भस्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको भस्मक रोग चरक और सुश्रुत संहिता में कहा गया है। भस्मक रोग के लिए क्या उपाय बताया गया है कि अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित है, जो हमें अग्नि नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा में या अमेरिका के कुछ क्षेत्र में या यूरोप के कुछ क्षेत्रों में अपने आप आग लग जाती है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा हीट रहता है, हीट वेव्स चलते हैं, तो वहां पे अनावश्यक रूप में बहुत ज्यादा आग लग जाता है ना। तो इसमें उपाय क्या करना है, तो वो लोग आग बुझाने के लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, है ना, बालू डालते हैं। तो यहाँ पर अग्नि के लिए हमारे बॉडी में तो बालू खा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे जड़ पदार्थ, गुरु पदार्थ, बहुत ज्यादा स्निग्ध पदार्थ और ठंडे पदार्थ और पित्त शामक उपचार ऐसा बताया गया है। और इसमें अजीर्ण हुआ तब भी बार बार खाना खाना है। इसमें भस्मक रूप में अग्नि को अगर भोजन नहीं मिला तो वह इंसान को नष्ट कर देगा, इतना प्रज्वलित अग्नि रहता है। और यह भी अग्नि प्राकृत नहीं है, विकृत है, एक राक्षस की तरह है, वो इंसान को खा जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि ऐसे बोला गया है चिकित्सा में, आयुर्वेद कलानिधि नाम का जो पुस्तक है उसमें, और ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े 2 वैद्य लोगों ने आयुर्वेद कलानिधि नाम का बुक लिखा है। इसमें वैद्य पंचानन कृष्ण शास्त्री कवड़े जी और वैद्य पंचानन गंगाधर शास्त्री गुणे जी, जो गंगाधर शास्त्री गुणे जी है ना, इनके नाम पे एक अहमदनगर में एक कॉलेज है, यहाँ महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जगह है, वहां पे कॉलेज है गुणे शास्त्री जी का। तो उन्होंने, और ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े वैद्य थे, तो इन्होंने लिखा है कि 41 डेज तक क्या करना है कि सुबह सुबह पका हुआ केला खाना है, केला खाने के बाद बहुत ज्यादा घी खाना है, तो अग्नि की तीव्रता जो है ना और भस्मक रोग यह नाश कर देता है। इसलिए भर पेट, भस्मक रोग के पेशेंट जब भी आए आपके पास, उनको बोले भर पेट केला खाओ और उसके बाद भर पेट घी पिला देना है, जितना वो मैक्सिमम खा सकते हैं। तो इससे अग्निमंदता हो जाती है। अग्निमंदता टेम्पररी अग्निमंदता, ये व्याधि स्वरूप में नहीं रहेगा, जो वो भस्मक अग्नि उसको रोक देता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से अपामार्ग जो होता है, उसका बीज लेके आना है, और बीज को लेके अपामार्ग के बीज, जो अपामार्ग तंडुलिया हम लोग बोलते हैं, चरक संहिता में अध्याय है, अपामार्ग के तंडुल लेके आना है, जो बारिश में अपामार्ग मिलता है, उसको दूध के साथ पका के और वह खाना है। तो इससे भस्मक रोग में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक हो जाता है। उसी तरह से सफेद चावल लेना है, सफेद कमल लेना है, बकरी का दूध लेना है और भैंस का दूध लेना है। इन सबको खीर बना के और उसमें बहुत ज्यादा घी डाल के 12 दिन तक खाना है। मैं फिर से बोलता हूँ, सफेद चावल, सफेद कमल, बकरी का दूध और भैंस का दूध, ये सबका खीर बनाना है और उसमें बहुत ज्यादा घी डालना है और वह 12 दिन तक, 12 डेज तक लेना है। उससे भस्मक रोग में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह से बेर होता है, बेर का पूरा जो गुदा रहता है वो ले लेना है और पानी में मिक्स करके कल्क टाइप बना के और वह खाना है, चटनी टाइप।
बेर, तो इससे भी भस्मक रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह से भैंस का दूध बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, भर पेट भैंस का दूध पीना है, फिर भैंस का घी खाना है, फिर केला भर पेट खाना है, जितना मन हो अनलिमिटेड मात्रा में खाएं तो भस्मक रोग पे बहुत ज्यादा आराम पड़ जाता है। इसी तरह से जो बेर होता है, बेर का जो वृक्ष होता है उसका छाल निकालना है और उसको पानी में पीस के और वह पीने के लिए दे, पानी को छान के वह पीने के लिए दे। बेर का जो छाल होता है उसको पानी में पीस के, पानी को छान के वो पीने के लिए दे, तो भस्मक रोग में बहुत ज्यादा आराम पड़ जाता है। इसी तरह से बार बार भैंस का दूध पीना है और उससे ही कंटिन्यू 3 से 5 लीटर। एक मेरे पास पेशेंट आते थे, वो सरपंच थे, तो उनको ना ये भस्मक रोग हो गया था, तो मैंने उनको कहा कि आप ना ये भैंस का दूध पीजिए, तो वो बोल रहे थे कि अच्छा आपने भैंस का दूध बोला। वो पूरा भैंस का 1 बाल्टी तक दूध निकलता था और वो पूरा पी जाते थे पूरा दिन भर में, तब उनका भस्मकाग्नि रोग ठीक हो गया। सोचिए 1 बाल्टी पीने के बाद ठीक हुआ, और उन्होंने 41 डेज तक वो केवल दूध ही पीते थे, भैंस का दूध निकाल के लाते थे और उनके पास भैंस वगैरह थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये भस्मक रोग है। मैंने उनको कहा कि भैंस का दूध पे ही रहना है, पूरा बाल्टी बाल्टी वो एकदम मतलब मग्गा मग्गा ऐसे करके पी लेते थे और वो ठीक हो गए। इसी तरह से जो उदुम्बर रहता है, उदुम्बर का जो छाल रहता है वह दूध में मिक्स करके उसको खाना है। उदुम्बर आप लोग को मालूम होगा, जिसको हम गुलर भी बोलते हैं, तो उसका छाल को दूध में मिक्स करके और फिर खाना है। तो उदुम्बर का छाल जो है, उदुम्बर त्वक छाल इतना बढ़िया है कि यह तुरंत ही भस्मकाग्नि पे कंट्रोल कर देता है। और उसी तरह क्योंकि कषाय रसात्मक कसैला होता है, अग्नि पे वो पूरी तरह से वहां पे जितने भी जो सेल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब एंजाइम्स को सीक्रेट कर रहे हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, फिर उसके बाद HCl जो हमारे पेट में है, तो वो सबको सप्रेस कर देते हैं, इतना कषाय रसात्मक होते हैं। उसी तरह से बहुत ज्यादा ठंडे चीजें खाना है, जैसे आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाएं, स्निग्ध चीजें खाएं और गुरु पदार्थ खाएं। जैसे कि शादी ब्याह में पहले के जमाने में मैदा की बड़ी बड़ी पूड़ी होती थी, लोग खाते थे गांव में, तो उतना बड़ा बड़ा हैवी चीज, हैवी जो डालडा में बनाया जाता था, वैसा स्निग्ध चीज और शीतल चीज खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त को नष्ट करने वाला विरेचन करना बहुत श्रेष्ठ होता है। उसी तरह से भैंस का दूध, भैंस का घी और भैंस का दही का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में खाना है। भैंस का दूध और चावल ये खाना है, या फिर दूध में या घी में एरंड तेल डाल के पीना है। तो इससे क्या होगा, पित्त जो है वो विरेचन कराते हैं। मैंने ऐसे भस्मक रोग के पेशेंट में विरेचन कराया, तो 1-1 लीटर 2-2 लीटर ऐसे गरम गरम पूरा पित्त का पानी का विरेचन हुआ और फिर पेशेंट को आराम पड़ा। तो ये पित्त निकालना जरूरी है। उसी तरह से जो केला होता है, बनाना का जो कंद होता है, उसके अंदर मतलब स्वरस निकाल के जो पानी मिलेगा केले का कंद का पानी, वह पीने से भी भस्मक रोग में फायदा होता है। इसी तरह से उदुम्बर का जो मूल होता है उसको पूरा मूल को तोड़ना है, रूट को, और उसको पीसना है, कूट कूट के पीसना है, और जो पानी मिलेगा वह पीना है। उससे भी भस्मक रोग ठीक होता है। और उसमें उस टाइम पे कोई भी और पानी नहीं पीना है, केवल उदुम्बर जल ही पीना है। ऐसा 7 दिन किया तो भस्मक रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं जिनके किताब से पढ़ा रहा हूँ वो लोग महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, वैद्य पंचानन गंगाधर शास्त्री गुणे और वैद्य पंचानन कृष्ण शास्त्री कवड़े। ये लोग जो वैद्य गंगाधर शास्त्री गुणे जी हैं, इनका एक कॉलेज भी है वहां पे अहमदनगर में। तो ये लोगों ने जो बात कहा है वो बहुत सारे अनुभव से कहा है। उसी तरह से परहेज में क्या बोला है कि गेहूं का रोटी खाना है घृत मिश्रित करके, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से केले को पीस के और वह खाना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से घृत युक्त खिचड़ी खाना है। फिर इसमें चावल से बनाए हुए मिठाइयां खाना है, चावल के आटे से बनाया हुआ। उसी तरह से इसमें गन्ने का रस पीना है, अंजीर खाना है, केला खाना है, प्याज खाना है। और जो ये रहता है काकवी को क्या बोलते हैं, जो मतलब जो गन्ने का रस से बनता है फ्रेश, उसको फाणित बोलते हैं, फाणित। वो फाणित का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना है, वो अग्नि को मंद कर देता है। उसी तरह से भैंस का दूध, तक्र का सेवन करना है, दही का सेवन करना है। तक्र क्या होता है, विरेचन भी कराता है और शमन।
करता है। और तरबूज और खरबूज बहुत ज्यादा खाना है, नया नया जो गुड़ आता है वह खाना है, खजूर बहुत ज्यादा खाना है, केला खाना है, अंगूर खाना है, जो तोरई होता है वह खाना है, ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीना है, और जितना भी हैवी चीजें हैं सब खाना है, और पका हुआ उम्बर जो गुलर होता है वह खाना है। उसी तरह से इसमें करडई नाम का जो वनस्पति है उसका सब्जी खाने के लिए बोल रहे हैं, और सेवइयां खाने के लिए बोल रहे हैं, उड़द दाल का आटा, उड़द दाल का दाल खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से भस्मक रोग में क्या नहीं खाना है, तो हल्का चीज नहीं खाना है, दीपन पाचन करने वाले दवाइयां नहीं देनी है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा करने से भस्मक रोग ठीक हो जाता है। अभी आप लोग अनम्यूट करके बताइए आप लोग का क्या अनुभव है, कृपया आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी के पास ऐसे पेशेंट आए हैं भस्मक रोग के? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। और आप कृपया बताइए। सभी सदस्य से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि जैसे हम लोग नवीन जोशी सर के लिए प्रार्थना करते थे, प्रेयर किए थे, आज सर के फादर के लिए भी वैसे ही सभी कोई प्रेयर करें। आप इतने विषम परिस्थिति में भी सर लेक्चर लेते हैं आपकी महानता है सर इसके लिए हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। आप देखिए कि जिस दिन आप एब्सेंट रहते हैं उस दिन मतलब चलता ही नहीं है, जबकि ये सभी के लिए है और सब कोई एक डॉक्टर है, सब कोई को अपना ओपिनियन रखना चाहिए, किसी चीज पे ले सकता है, लेकिन आप सर जितना त्याग करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं करता है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सभी सदस्य से कि जैसे हम लोग नवीन जोशी सर के अस्वस्थ होने पे हम लोग प्रेयर किए थे, सब कोई मिल के करें कि सर के पिताजी जितना जल्दी स्वस्थ हो जाए ताकि वो भी अपना फ्री माइंड से हम लोग को पढ़ा सके। सर भस्मक रोग का तो कोई पेशेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे एक हाइपर थायरॉइडिज्म का पेशेंट मिला था। उसका भी यही कंडीशन था कि उसको भूख बहुत लगती थी, मतलब होता था कि वो बोलता था कि खाते हैं, खाने के 1 घंटे के बाद ही भूख उसको फिर लग जाती थी। तो वैसे कंडीशन में दवा उसको तो चल ही रही थी एलोपैथी, लेकिन जब मेरे पास आया था तो उसको जो आप बोले ना सर, मैं केला और घी मिक्स करके बोलते हाई कैलोरीज का जो भी चीज मिलता है जो लंबे समय में डाइजेस्ट होता है वैसे खाना खाना है आपको। आजा दूध को लेने के लिए बोलते थे, फिर जो बेसन का लड्डू बना लो घी में वैसे चीज खाने के लिए, तो ये सब चीज खाने के लिए देते हैं। क्योंकि इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म में भी मेरे समझ से ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, इतना ज्यादा ये इन्वॉल्वमेंट रहता है जिसके कारण उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है और क्रिस हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है ना सर कि याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मे न लंघेत, याम मध्य रसे द्योगे युग्मे अतिथिम बलम क्षयेत। अगर लंबे समय तक अगर हम उपवास में रखते हैं तो हमारी अग्नि जो है धातुओं को भी क्षय करती है। उसी तरह अग्नि अगर तीक्ष्ण है, ज्यादा तेज है, तो धातु भी क्षय होगा। और आप बोल रहे हैं सर कि मृत्यु तक, तो स्वाभाविक रूप से जब अधिक धातु का क्षय होगा तो आदमी का मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो होता है। भस्मक रोग का तो पेशेंट हमने ऐसा मिला नहीं है सर अभी कोई प्रैक्टिस में। लेकिन जठराग्नि का जो है जैसे आता है, जैसे आप बोले बात वाले तो मिलते हैं कि विषमांगनी बोलते हैं कि कभी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही है, तो उसको हम समझते हैं कि बात के कारण इसको जो है मतलब वातज ग्रहणी का हम समझ के ट्रीटमेंट करते हैं। फिर तीक्ष्ण का भी जो है पीतज, कल भी आपने सर लेक्चर लिया था उसमें ग्रहणी का चिकित्सा उसमें बताए थे, पित्त कफ का। तो उसमें इस तरह का पेशेंट तो आते रहते हैं और ऐसे प्रैक्टिस में मिलते हैं जिसकी अग्नि मंद होती है तो वो कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, अतीक्ष्ण अग्नि रहती है उसके पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन इस तरह का पेशेंट तो अभी तक मुझे कोई नहीं मिला सर, लेकिन मिलेगा तो आपने इतना बढ़िया सुंदर से एक्सप्लेन किया है, अब हम ऐसे पेशेंट को भी ट्रीट कर सकते हैं सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको सर लेक्चर लेने के लिए सर, थैंक यू सर। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ, टाइम पास नहीं करना है। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर, मैं डॉक्टर हाँ जी, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं पापा का बीपी चेक कर रहा हूँ, आप बोलते रहिए। जी डॉक्टर साहब, मेरे पास एक पेशेंट चल रहा है हाइपरथायरॉइडिज्म वाला,
उसका तो ट्रीटमेंट तो उसका एलोपैथी मेडिसिन से चल रहा है, बट उसका जो थ्रेडिज्म था वो तो अभी कंट्रोल्ड है। उसकी मेन कंप्लेंट जो लेकर मेरे पास आया था वो यही था कि उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, उसका वेट बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, जबकि जो उसके जो नॉर्मल पैरामीटर्स थे सारे थायराइड वाले वो सब नॉर्मल चल रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब उसको मैंने ऐसे ही भस्मक रोग समझ के उसको ट्रीट किया है और काफी अच्छा रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं। मैंने उसमें अपमारक जो होता है उसकी मैंने खीर बना के खाने को कहा उसको, और पेशेंट 3 टाइम खाता है उसको। साथ में जब रात में जब सोता है तो रात में जलेबी और दूध का सेवन करता है, तो इससे उसको काफी रिलीफ मिला डॉक्टर साहब। जबकि पैरामीटर तो पहले से नॉर्मल थे उसके, और उसकी भूख भी काफी कम होगी और उसका वेट भी गेन होना शुरू हुआ। तो यही मेरे छोटे था डॉक्टर साहब। सर मुझे बोलना है, जैसे कि हम लोग भस्मक रोग तो हमारे चिकित्सा हम डेली यूज में हमारे चिकित्सा में तो ज्यादातर नहीं आते, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के केस तो अक्सर करके आ ही जाते हैं। तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे सर का लेक्चर सुना तो उसमें लगता है कि जैसे मांस धातु, मेद धातु, मतलब ऑलमोस्ट सारी धातु और उनके रसभा शोतस्ता सबका कहीं ना कहीं मतलब दृष्टि होती है, और जिसकी वजह से प्रीकोशस की वजह से उनमें हाइपरथायरॉयडिज्म या उससे रिलेटेड जो उनके सिम्टम होते हैं वो सारे के सारे हमें दिखते हैं। तो हमें इस हिसाब से अगर हम ये सोचते चले तो इसमें मनोवा शोतस की भी दृष्टि होती है। तो हम अगर मनोवा शोतस पर भी काम करें तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम अगर थायराइड को देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म को देखें, तो हम वहाँ पे भी मनोवा शोतस पे ही काम करते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम ओंकार चैंटिंग हुआ या आसनास हुए या भ्रामरी प्राणायाम हुआ या और जो भी कुछ हम लोग करते हैं, तो हमें उन पर भी काम करना चाहिए। और उनसे काम करने पे भी मतलब जैसे कि उनकी जो भावनात्मक एकाग्रता की हानि होती है या चिड़चिड़ापन होता है या नींद नहीं आना, ऐसी जो समस्याएं होती हैं उनसे मनोवा शोतस पे काम करने से काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ में हम उनकी औषधियाँ भी ऐसे अश्वगंधा और जैसे कि बल्य ब्रह्मण्य चिकित्सा, रसायन चिकित्सा भी हमको देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर जैसे कि हम थायराइड जो ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड से को रिलेटेड है, तो हम वहाँ पे शिरोधारा वगैरह भी कर सकते हैं। और जैसे कि नस्य तो हमारा फेवरेट है ही है, और हम जैसे विरेचन वगैरह सर ने भी बताया है, उसके हिसाब से अगर कहीं पे हमें लगता है कि हम वात का अनुबंध ज्यादा है तो वहाँ पर हमें बस्ती की चिकित्सा भी करनी ही होगी। और इसमें मेरे को जहाँ तक ऐसा फील होता है कि इसमें वायु जो होती है ना वो समान वायु से ज्यादा आवृत होती है, यानी पित्त जो है ना वो हर जगह आवृत है, या चाहे उदान हो चाहे समान हो। तो मेनली इसमें हम देखते हैं कि पित्त की वृद्धि ज्यादा होती है और कफ का क्षय ज्यादा होता है। तो हमें कफ, जैसे सर ने बताया जितनी दवा मतलब जितना भी उन्होंने डाइट बताया कि ये खाना है, उसमें हमने देखा शीत और मधुर वाले जो हैं वो सारा कफ को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सर ने एक मतलब हमें छोटा सा बहुत सारे चीजों को ना बताते हुए उन्होंने एक सारांश दे दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा मरीज आता है तो हम काफी अच्छे से उसको ट्रीट कर सकेंगे। और समटाइम मुझे लगता है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा मतलब ऐसे मेरा संशय है कि हम ज्यादा कहीं भारी या गुरु पदार्थ या शीत पदार्थ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर उसमें मतलब आम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो अगर हम आम की चिकित्सा करें तो आई थिंक कटु जो आप बताते हैं तिक्त कषाय शीत रस वाले द्रव्यों का यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सर मैं सही हूँ? इसमें आप भस्मक रोग में बोल रही हैं? हाँ। आप भस्मक रोग में कटु रस देंगी, तिक्त रस नहीं देंगी? कटु नहीं, सर जैसे कि अगर आम है वहाँ पे, आम का तो पाचन तो करना भस्मक रोग पड़ेगा में ना। आम नहीं होता है। आप अच्छा, आम दिमाग नहीं में होगा। विकृत अग्नि रहती है, जैसे आग जल रहा है, पूरा नहीं जंगल मैं जल कह रहा रही है। सर जैसे कि हम लोग इतना हैवी खिला रहे हैं, अब इन केस अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपने फिर पेशेंट उसमें देखा है क्या? आपने पेशेंट देखा है क्या? नहीं देखा आम होता नहीं है क्या? देखा। आम कैसे होगा? विकृत अग्नि है, आग इतना ज्यादा भड़क गया है पूरा। आपके घर में जैसे आग लग गया तो आप वहां पे आम दोष नहीं देंगे, अग्नि को बुझाने का क्रिया करेंगे, और आम नहीं होता है वहां पे, आम नहीं होगा वहां पे। आप कटु रस देंगे तो और अग्नि भड़क जाएगा, पूरा इंसान मर जाएगा उसी टाइम। जी ऐसे ठीक। ये उल्टा अग्नि है, नॉर्मल अग्नि नहीं है। थैंक यू सर।
आपने कभी पेट्रोल डाल के कोई आग देखा है? पेट्रोल डाल के जो भड़क रहा है, तो उसको आप कैसे बुझाएंगी? आप उसमें कटु रस देंगी और पेट्रोल डालेंगे क्या? और घी डालेंगे क्या? और उसको बढ़ाएंगे क्या? कटु रस अग्नि प्रधान होता है, वो और भड़का देगा। उसमें लवण रस, फिर कटु रस बिल्कुल नहीं देना है, तिक्त रस नहीं देना है, वहां पे गुरु पदार्थ ही देना है, और आम नहीं बनता है वो। जब वो हम देते जाते, जब अग्नि उसका शांत हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, तब वो हम गुरु पदार्थ बंद कर देते हैं। यही चिकित्सा है। लेकिन कटु रस, लघु आहार बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है। हाँ, एमवी महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सारे वैद्य यही गलती करते हैं कि अग्नि, केवल उनके दिमाग में ये एक ही दिमाग में बैठा रहता है कि हमें दीपन पाचन अनुलोमन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन। कोई भी व्याधि में तो और ज्यादा बढ़ जाता है वो भस्म का अग्नि, और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। फिर वो बोलते हैं हम डॉक्टर के पास गए थे इलाज कराने, इन्होंने हमको ऐसा इलाज किया कि और भूख लगने लगी। ऐसा नहीं करिए गलती। जो पेशेंट मैं अपने सर के पास देखा हूँ, वहां देख के मैंने सीखा है, तो फिर कभी गलती नहीं होती ऐसी। जब नॉर्मल भूख लग जाएगा तो हम फिर गुरु पदार्थ बंद कर देंगे, यही चिकित्सा रहेगी। उसके बाद हम कट्टू रस से और भड़काएंगे क्या? भस्म काटने और बढ़ाएंगे क्या? नहीं करना है वो चीज। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है, बताना है? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम लोग फिर मिलेंगे 8:50। जी, थैंक यू। प्रणाम सर।